नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, यह भाषा अध्ययन व्याकरण का 7वां स्वाध्याय है। आपको यहाँ कृति पहली दिए हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है स्वस्थ। आपको एक वाक्य निर्माण करना है, उसमें स्वस्थ शब्द का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्य कैसा होगा? स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। यहाँ स्वस्थ जो शब्द है उसे हाईलाइट कीजिए, मतलब उसे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा शब्द है वह। वह मेरे भाई का घर है। वह जो शब्द है इसे हाईलाइट कीजिए, मतलब उसे अधोरेखांकित कीजिए। तीसरा शब्द है कुछ। ईश्वर आपने घर को सजाने के लिए कुछ मीटर रंगीन थैलियां लाए हैं। कुछ मीटर, कुछ ये जो शब्द है इसके नीचे अधोरेखांकित करना जरूरी है। चौथा शब्द है 7। अरुण ने 7 आम पेड़ से तोड़े हैं। अरुण ने 7 आम पेड़ से तोड़े। यहाँ 7 इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना अनिवार्य है। कृति क्रमांक दूसरी, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखिए। छात्रों, हमने अवयव के भेद देखे हैं, उसका अध्ययन करा है। अवयव के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कैसे पहचानेंगे? जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या जिस अव्यय शब्द से स्थान, समय, रीति, परिणाम इसका बोध होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे समय, अब मैं गांव नहीं जाऊंगा। अब ये शब्द क्या बताता है? समय बताता है। यहाँ मत खेलो, यहाँ शब्द क्या बताता है? स्थान। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, क्या बताया है? रीति। और मैंने कुत्ते को बहुत मारा, बहुत क्या बताता है? परिणाम। इसलिए जो अव्यय शब्द स्थान, समय, रीति और परिणाम दर्शाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। लेकिन ये शब्द क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। अगला भेद संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। के किनारे मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। मैं सर्वनाम है, अपने सर्वनाम है, इंदौर ये संज्ञा है। इनका संबंध के साथ इस शब्द से दर्शाया गया, इसलिए संबंध सूचक अव्यय है। और चौथा भेद कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि का भाव सूचित करता है ना, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अबे धीरे धीरे चल। अबे ये जो शब्द हैं उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और बोलने वाले के मन से ये वाक्य अपने आप तुरंत कुछ दृश्य देखकर आ जाता है, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, हम देखते हैं अव्यय शब्दों को ढूंढना है। पहला वाक्य है राज ने अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे। राज संज्ञा है, अपनी सर्वनाम है, पत्नी ये भी संज्ञा है।
अभी के लिए इस शब्द ने इन नाम मतलब संज्ञा और सर्वनामों को एक दूसरे से संबंध बताया है, इसलिए के लिए ये जो शब्द है ना अव्यय शब्द, ये क्या है अव्यय शब्द, इसे हमने ढूंढ लिया। अभी एक कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है, तो ये है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य है, हाय कैसी ये बदकिस्मती है। बदकिस्मती में जो कोई दुर्घटना हुई है वो देखते ही सोचते ही मुंह से अपने आप शब्द आया है हाय, और आगे विस्मय चिन्ह है, विस्मय चिन्ह है, और ऐसा कोई शब्द आता है आश्चर्य से, दुख से, घृणा से, तो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हाँ, ये शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला वाक्य है, कल अर्जुन हमारे घर आ रहा है। कल ये जो अव्यय शब्द है ये क्या बताता है, वक्त बताता है। और जो शब्द अव्यय शब्द वक्त मतलब समय, स्थान, रीति, परिणाम बताता है, ये क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए कल ये जो शब्द है वक्त बताता है और ये क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा वाक्य है, कल क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा वाक्य है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। हमें सदैव, सदैव जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, हमारी पद्धति बताता है। तो कृति क्रमांक तीसरी, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है, माधुरी खाना बना रही है। पहली बात तो छात्रों ये समझ लीजिए, मैंने आपको एक काल की ट्रिक दी थी। मेरा आप काल का वीडियो देखिए, उस काल की वीडियो में अंत में मैंने ट्रिक के तालिका दी है, तख्ता दिया है, उसे आप ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपको दुनिया का कोई भी काल का जो वाक्य होगा वो अपने आप परिवर्तन कर जो कर सकोगे आप। ठीक है, यहाँ पर पहला वाक्य है, माधुरी खाना बना रही है, और इस वाक्य को आपको पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तन करना है। पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तन करना है तो अंत में गा गे गिय होगा। उसके पहले जो शब्द है वो उसका अंतिम वर्ण होगा या ई ये की इकारांत या आकारांत होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, माधुरी खाना बना चुकी होगी। समझ लीजिए, अगले महीने इस समय माधुरी ने खाना बना भी लिया होगा, तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं, माधुरी खाना, माधुरी ने खाना बना लिया होगा, ये भी चलता है। कौन सा, माधुरी ने खाना बना लिया होगा, ये भी चलेगा। माधुरी खाना बना चुकी होगी, ये भी चलेगा। दूसरा वाक्य है, संजय ने आज कमाल कर दिया। संजय ने आज कमाल कर दिया। इस वाक्य को आपको पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है, तो यहाँ संजय है उसे ने प्रत्यय लगा है। और जो अंतिम है शब्द वो होता है था थी थे में से एक। और था थी थे के पहले क्या होता है, जो क्रिया या शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण जो है वो होता है या, ई ए ई की, दी, आ, मतलब इकारांत आकारांत ऐसा आ जाता है। तो यहाँ संजय ने आज कमाल कर दिया था, दिया या यहाँ पर आया है, था लगाना है खाली, आपका उत्तर हो गया। तीसरा वाक्य, माधवी ने महाजन को समझाया। माधवी ने महाजन को समझाया। अभी देखिए छात्रों, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल करना है, और सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल है इसलिए अंत में क्या होना चाहिए, है, हूं में से एक। और सामान्य करना है इसलिए सामान्य वर्तमान काल करने के लिए है हूं के पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ता ती ते ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होगा वाक्य, कैसा परिवर्तन होगा, माधवी महाराज को समझाती है। माधवी ने महाराज को समझाया,
इस वाक्य को कैसा बदला है हमने? माधवी महाराज को समझाती है। ठीक है। चौथा वाक्य, शंकर के पास 3 मकान हैं। सामान्य भविष्य काल करना है। अंतिम जो शब्द है वो गा गी गे में से होना चाहिए। आसान है। शंकर के पास 3 मकान होंगे। बिल्कुल सबसे आसान वाक्य परिवर्तन यही है। कृति क्रमांक चौथी, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। पहला शब्द है देवालय। देवालय, देव धन आलय। देव वो हलंत व के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पूरा व है यहाँ पर। मतलब ये पूरा व का जो वर्ण है उसके साथ अ है ही, अ है, ये ध्यान रहे। फिर अ, पहला जो देव शब्द है इसके साथ क्या आ गया है? अ आया है। और आगे क्या है? आलय, अ और आ। जब अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, स्वर स्वर आ गए तो स्वर संधि बनती है। इसलिए देवालय ये शब्द क्या है? देव धन आलय बराबर क्या है? ये स्वर संधि है। दूसरा शब्द है शरच्चंद्र। शरच्चंद्र, अभी श र हलंत, हलंत अगर है तो उसका आधा च होता है। यह व्यंजन संधि का एक नियम है। हलंत, शर, हलंत, तो क्या है? व्यंजन है। आगे जो शब्द चंद्र है, च क्या है? व्यंजन है, त भी व्यंजन है। हलंत है, ध्यान रहे, हलंत है इसलिए उसके साथ अ नहीं है, आधा त है। पूरा त होता तो उसके साथ अ होता। यहाँ हलंत है मतलब त क्या है? व्यंजन है। और आगे का शब्द चंद्र, च क्या है? व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन साथ में आए तो व्यंजन संधि होती है। अगला शब्द है सूर्योदय। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। सूर्य, यह क्या है? पूर्ण वर्ण है। इसका मतलब ये के साथ क्या है? अ लगा हुआ है। मतलब अ क्या हुआ? स्वर। और आगे का शब्द कौन सा है? उदय। उ क्या है? स्वर। अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि। अगला शब्द मनोहर। मनोहर, इसका होता है मन विसर्ग चिन्ह धन हर। और जहां विसर्ग चिन्ह आता है ना, वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक 5वीं, वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। अब यहाँ पर वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं मुख्य। एक होते हैं अर्थ की दृष्टि से और दूसरे होते हैं रचना की दृष्टि से। जो रचना की दृष्टि से होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं उसे, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, रचना की दृष्टि से। और अर्थ की दृष्टि से लगभग 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य, जो सादा विधान है ना, सरल विधान, उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। दूसरा जो है वो है निषेधार्थक वाक्य, जिसमें नकारात्मक बात कही गई है, उसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, कोई निषेधार्थक वाक्य। अगला है प्रश्नार्थक, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, वो प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, किसी को आदेश दिया है, आज्ञा दी है, तो वो आज्ञार्थक वाक्य होता है। इच्छार्थक, जिस वाक्य से कोई इच्छा आकांक्षा के बारे में कहा गया है, इच्छा आपकी मनोकामना, तो उसे कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। संदेह, जिस वाक्य में शक संदेह बताया गया है, वो होते हैं संदेहार्थक या संदेहवाचक। और एक 7वां प्रकार जो है वो है संकेत, एक अनुमान, उसे कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। और अंतिम विस्मयार्थक वाक्य, जिससे विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, उसके लिए विस्मयार्थक वाक्य। देखते हैं छात्रों यहाँ पर एक एक वाक्य। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये सादा विधान है, सरल विधान है, इसमें कोई दूसरी क्रिया या भाव नहीं, इसलिए
क्या है? विधानार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य, अफसोस वह प्रतियोगिता में हार गया। अफसोस, आगे इस शब्द का क्या है? विस्मय चिन्ह दिया है, इसलिए ये अफसोस ये विस्मयार्थक वाक्य है। क्या है? विस्मयार्थक वाक्य। तीसरा वाक्य, आप यहां से फौरन चले जाइए। आदेश दिया है, आज्ञा दी है, आप यहां से फौरन चले जाइए, जाने का आदेश दिया, इसलिए आज्ञार्थक वाक्य है। चौथा वाक्य छात्रों, मैं खाना नहीं बना रही हूं। नहीं नकारात्मक बात है, इसलिए निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में न, नहीं, मत ऐसा होता है वहां निषेधार्थक वाक्य का रूप होता है। जैसे मैं न जाऊंगा, न, न मतलब नहीं। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं। वहां मत खेलो, मत ये भी नकारात्मक है, इसलिए न, नहीं, मत ऐसे अगर शब्द उसमें है तो क्या हो? नकारात्मक वाक्य होते हैं। छात्रों, कृति क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। छात्रों, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, परिवर्तन शब्द जैसा का वैसा है। उन्हें यहाँ पर एक गलती देनी चाहिए थी, तो गलती जरा सी है, समझ भी नहीं आती आपको। जो हलंत्र है वो वाक्य में वो पर दिया है, वो आपको ऐसे देखने में लगता है अरे ये तो बराबर है, लेकिन नहीं, ध्यान रहे, जो हलंत्र है वो पर है वाक्य में। वो कहाँ होना चाहिए? त पर, इसलिए वो एक छोटा सा बदलाव यहाँ पर करना है। और नियम, परिवर्तन संसार का नियम है। नियम की जो नी की जो मात्रा है दीर्घ ई की, वो ह्रस्व ई की होनी चाहिए। बस ये दो परिवर्तन करने इस वाक्य में और वाक्य लिखना है। दूसरा वाक्य, अक्टूबर में ठंड पड़ रहा है। तो अक्टूबर, अक्टूबर लिखा है तो यहाँ अक्टूबर ऐसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो भी सही है, लेकिन कभी कभी वो भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, बहुत सारे इसमें, लेकिन आपको अक्टूबर लिखना है, अक्टूबर ऐसा होना चाहिए। और ठंड पड़ रही, रहा, रहे, तो रही, ठंड क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रही होना चाहिए। अक्टूबर और रही, ये दोनों में आपको बदलाव करना है। वाक्य तीसरा, निम्नलिखित कहानियां रोचक है। निम्नलिखित, निम्न यहाँ नी और नी, निमी, तो यहाँ म को जो इकारांत लगाई, ई की मात्रा लगाई है, उसे हटा देना है। ध्यान से देखिए, कहानियां या पर चंद्र बिंदु लगाना है और बाकी जैसा का वैसे लिखना है। चौथा वाक्य, पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता शब्द यहाँ पर जो त की मात्रा है वो त को हलंत लगा दिया है, तो हलंत की यहाँ पर जरूरत नहीं है, उसे हटा देना है। और है जो शब्द है, आ गए है, यहाँ आ गया है ऐसा एक वचन होता तो ये है सही है, लेकिन ये कार्यकर्ता आ गए हैं, बहुवचन है ना, क्रिया बहुवचन है, तो यहाँ पर है पर अनुस्वार देना जरूरी है। बहुवचन हो तो है पर अनुस्वार होता है, एक वचन हो तो अनुस्वार नहीं होता, ये ध्यान रहे। छात्रों, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांट कर या पहचान कर लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। कृति क्रमांक 7 भी है यहाँ पर, तो सबसे आसान हिंदी में यही प्रश्न होता है। पहला वाक्य, वह मुझसे झूठ बोलता होगा। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं तो उसमें जो अंतिम क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है। वह मुझसे झूठ बोलता है, क्रिया कैसे कहते हैं? जिसे ना ना शब्द लगता है ना, ना,
उसे कहते हैं खाना पीना, रोना धोना, भागना दौड़ना, उसे कहते हैं क्रिया। बोलता मतलब बोलना, होगा मतलब होना, ये दोनों क्रिया है। तो बोलता ये मुख्य क्रिया है, होगा ये सहायक क्रिया है, बोलता होगा ये संयुक्त क्रिया है। आपको लिखना है खाली सहायक क्रिया छाट कर या पहचान कर। तो आपको क्या लिखना है? होगा। और उसके आगे कोष्टक में लिखना है होना। दूसरा वाक्य है बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। मिलना, चाहना, ये दोनों क्रिया है। मिलना मुख्य क्रिया है, चाहना ये सहायक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया होती है। तो आपको लिखना है, छाटना है क्या? चाहिए, ये सहायक क्रिया। आगे कोष्टक में लिखना है उसके आगे चाहना। तीसरा वाक्य संजय रात भर पढ़ता रहा। पढ़ना, रहना, ये दोनों क्रिया हैं। पढ़ना, पढ़ता ये क्या है? मुख्य क्रिया है। रहा, रहना ये क्या है? सहायक क्रिया है। आपको लिखना है रहा और कोष्टक में रहना। अंतिम चौथा वाक्य है गाड़ी अचानक चलने लगी। चलना, लगना, चलने ये क्या है? मुख्य क्रिया। लगी ये क्या है? सहायक क्रिया। आपको छाट कर लिखना है सहायक क्रिया लगी, कोष्टक में लगना। छात्रों कृति क्रमांक 8, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। रोना और दूसरा है जीना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रिया। जो कोई क्रिया करवाता है वो प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरा कोई क्रिया करवाता है तो वो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर जैसे खुद ही रोता है तो रोना, कोई डांट कर फटकार कर रुलाता है तो रुलाना, किसी के कहने पर रुलाने के लिए लगवाना वो होता है रुलवाना। जैसे भागना, भगाना, भगवाना। लड़का भागता है, अध्यापक लड़कियों को भगाते हैं। मुख्याध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक के जरिए लड़कियों को भगवाया। भागना, भगाना, भगवाना। उसी तरह से रोना, रुलाना, रुलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। ये ध्यान रहे, जो रू प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में ना रुलाना, रुलवाना, यहाँ जो रू को ऊ की जो मात्रा है ना वो ह्रस्व चाहिए, ये ध्यान रहे। और जीना जिलाना में जो ज की मात्रा है इकारांत, तो क्या वो भी ह्रस्व चाहिए, इतना ही ध्यान रखिए। कृति क्रमांक 9 वो है निम्नलिखित वाक्यों प्रयुक्त कारक पहचान कर लिखिए। क्या लिखना है आपको? कारक पहचान कर। छात्रों कारक के कितने भेद होते हैं? 8। इसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं या विभक्तियां कहते हैं। कितने हैं? 8। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कौन सा? कर्ता कारक। क्रिया मतलब कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे मनीषा ने फोन किया, फोन करने वाला कौन है? मनीषा। मनीषा क्या हो गई? कर्ता। फिर जो विभक्ति चिन्ह है ना ने, वो क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है, इसलिए ये कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता जो काम करता है उसका कार्य प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। राम ने रावण को मारा। किसे मारा? रावण को। राम ने जो काम किया मारने का, उसका परिणाम किस पर हुआ? रावण पर, इसलिए रावण क्या है? कर्म है। और यह कर्म के साथ जो को जोड़ा है उसे कहते हैं कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया या कार्य किया जाता है, जो साधन कार्य करने के लिए लिया है उसे कहते हैं करण कारक। जैसे कुत्ते को लाठी से मारा, मारने के लिए कौन सा हथियार लिया? लाठी, इसलिए लाठी क्या है? लाठी से क्या हो गया? से करण कारक। अगर हथियार के बारे में इस्तेमाल किया से तो से करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया या कार्य किया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया। किसके लिए? मोनू के लिए। फिर
के लिए ये क्या है? संप्रदान कारक। अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का भाव होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हो गए ना, अलग होने का भाव है तो क्या हो गया? अपादान कारक। यहां पर भी से यही चिन्ह है। संबंध कारक, जिससे संज्ञा किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। जैसे सोनू मोनू का भाई है, का ये दोनों का संबंध प्रस्थापित करता है, इसलिए संबंध कारक। अधिकरण कारक, क्रिया के लिए, क्रिया या कार्य के लिए जो आधार लिया जाता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे गांधी जी गांधी जी कुर्सी पर बैठे, पर बैठे, तो ये पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। वैसे गिलास में पानी है, में पानी रखने के लिए आधार किसका है? गिलास का, इसलिए में ये शब्द क्या है? अधिकरण कारक। और अंतिम है संबोधन कारक, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है उसे कहते हैं संबोधन कारक। जैसे हम कहते हैं अरे यहाँ हो, तो अरे, अरे अनुज तुम कहाँ हो, अरे अनुज, अरे, ऐसे शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं संबोधन कारक। छात्रों यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए। अकरम अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा है, अकरम अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा है। यहां पर से जो है ये क्या है? क्या है? विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहां अलग होने का भाव है ना, अमेरिका से जाएगा तो फिर अमेरिका से अलग ही हो जाएगा, और अलग होने का भाव हो तो क्या होता है? अपदान कारक होता है। दूसरा वाक्य, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? हे प्रभु यानी कि भगवान को पुकारा गया है, इसलिए क्या है? संबोधन कारक है। पुकारने का भाव हो तो संबोधन। कुर्सी पर धूल है, कुर्सी पर धूल है, धूल ने बैठने के लिए किसका आधार लिया? कुर्सी का, इसलिए आधार अगर है तो अधिकरण कारक होता है, इसलिए पर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? अधिकरण कारक है। चौथा वाक्य, आलम को पैसे मिले, पैसे किसको मिले? आलम को। देने का भाव परिणाम दूसरे पर हो रहा है तो कर्म कारक होता है, इसलिए को ये जो चिन्ह है क्या है? कर्म कारक है। छात्रों अंतिम कृति, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पंडित जी घर पधार चुके हैं, इस वाक्यों को आपको विराम चिन्हों से जाना है। जो पंडित है ना, प पर अनुसार है, तो उसके आगे भी आपको ये देना है, लाघव चिन्ह कहते हैं उसे, वो देना है, तो वो देना जरूरी है, वो लगाना है। जैसे आप नीचे देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना डॉक्टर के आगे एक बिंदी लगाते हैं, वो लगा देंगे। फिर आगे चुके हैं, पूर्ण विराम दिया, ठीक है। दूसरा वाक्य, तुम्हारे भाई बहन कैसे है, तुम्हारे भाई बहन कैसे हैं, पूर्ण विराम हटा देना है, वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। तीसरा वाक्य, मैंने कहा जाओ कल फिर आना, मैंने कहा, यहाँ अल्प विराम देना है, और बाकी जैसे कैसे लगाना है। और चौथा वाक्य, सीता तुम्हारी शादी कब होगी, सीता तुम्हारी शादी कब होगी, यहाँ सीता के पास जो इस्तेमाल किया है वहाँ अल्प विराम की भी जरूरत है, अगर नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन अंतिम प्रश्नार्थक चिन्ह है देना जरूरी है। सीता तुम्हारी शादी कब होगी, आगे प्रश्न चिन्ह लगाना है। छात्रों यहाँ पर ये स्वाध्याय 7वां समाप्त होता है। आप इसे बार बार पढ़ें, समझ लें, अपने कक्षा के आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसे शेयर करने के बाद अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल ज्ञान समृद्धि सा जो है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।